I have with me Home Minister Amit Shah on a day the government held its first cabinet meeting of the second year of NDA-2 in the capital. As the first year of Narendra Modi's second term comes to a close, India's Home Minister is live with us to answer questions on a range of issues. Amit Shah has been the master blaster in NDA's second innings, so let's go straight over to him. अमित शाह जी, आपको हमें इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा इस सरकार को 1 साल पूरा करने के लिए। इसलिए मेरा पहला सवाल सीधा और सरल सा है, इस 1 साल में मोदी गवर्नमेंट की दूसरी पारी, ये 1 साल में आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां किसको मानते हैं? देखिए राहुल जी, 1 साल की उपलब्धियां बहुत सारी हैं, मगर मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि मोदी 1 और मोदी 2 को अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि 2014 में जो ऐतिहासिक जनादेश मिला, जिस जनादेश के तहत बहुत लंबे अरसे के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और आजादी के बाद पहली बार किसी नॉन कांग्रेसी दल को, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और उसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे थे। ये जनादेश मोदी जी के नेतृत्व के लिए था और 5 साल तक मोदी जी ने एक महान भारत की रचना का फाउंडेशन डालने का, एक ठोस नींव डालने का काम किया और इसकी कंटिन्यूटी में ही 19 का जनादेश मिला और 19 से 20 तक का 1 साल गया है। तो मैं पहले बहुत कम समय में 14 से 19 की उपलब्धियों को भी बताना चाहूंगा, क्योंकि जब तक ये मैं लोगों को ताजा नहीं कराऊंगा तब तक 19 से 20 की बात करनी बेईमानी होगी। सबसे पहले नरेंद्र मोदी सरकार 1 की उपलब्धि है कि देश के 60 करोड़ लोग जो उपेक्षित महसूस करते थे, वो 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर एक नई आशा का किरण लेकर नरेंद्र मोदी सरकार आई। उस मायने में क्योंकि 60 करोड़ लोगों का पूरा जीवन अपना रोजी रोटी में ही चला जाता था, ना वो स्वप्न देख सकते थे, ना आगे की सोच सकते थे, ना अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए सोच सकते थे। इनका जीवन स्तर भी नीचे से नीचे जाता रहा था। 60 साल तक किसी ने इनकी चिंता नहीं करी थी, विशेषकर कांग्रेसी सरकारों ने। नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे पहले इन 60 करोड़ लोगों का जीवन स्तर को उठाने के लिए काम किया। सबसे पहला काम, जनधन योजना के तहत 31 करोड़ बैंक अकाउंट खोलकर देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं है आज जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट खोलने का सबसे बड़ा फायदा गरीब व्यक्ति को यह हुआ, हालांकि विपक्ष इस पर तंज कसता है कि बैंक अकाउंट को क्या करें। उनको मालूम नहीं है कि जो सरकारी मदद बिचौलियों के माध्यम से जाती थी, राजीव गांधी स्वयं कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसा खाया जाता है, 15 पैसा पहुंचता है। तो 31 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ परिवारों को, 60 करोड़ लोगों को, 31 करोड़ व्यक्तियों को ये डीबीटी के माध्यम से फायदा सीधा मिलने लगा। आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ लोगों को, उनके स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था ही नहीं थी देश में, वो सरकारी अस्पताल तक पहुंचते थे, नहीं पहुंचते थे, महीनों तक उनको लाइन में खड़ा रहना था। आज वो 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव हॉस्पिटलाइजेशन और घर पर जाने के 250 रुपया अलग से, सारी दवाइयां, सारी रिपोर्ट्स, ये सारा 5 लाख तक का भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार देती है। और 1 करोड़ लोग, राहुल जी, 1 करोड़ लोग इसका फायदा उठा पाए हैं। मैं मानता हूं कि इनके जीवन के अंदर एक नई शुरुआत, 1 करोड़ लोगों के ऑपरेशंस और छोटी मोटी बीमारियां, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी इसके तहत आज अच्छे होकर वो अपने जीवन को नई दृष्टि से देख रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का सिलेंडर दिया गया, उनके घर को धुएं से मुक्त किया गया। 2.5 करोड़ लोगों के घर में जो अंधेरा था, बिजली कभी 60 साल के 70 साल की आजादी तक देखी नहीं थी, वो 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन भेजे गए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 10 करोड़ शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 करोड़ घर दिया और 5 करोड़ लोगों को घर देने का अलॉटमेंट कर दिया है, जिसकी प्रोसेस चल रही है। इसके साथ साथ
देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा को भी मोदी वन में सुनिश्चित कर दिया गया। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक ने सिद्ध कर दिया कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। और इतनी फर्म रक्षा नीति आजादी के बाद पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के सामने आई। पहले कहते थे कि अमेरिका और इजरायली, ये दो देश ही अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर है, मगर अब वो दो देशों की सूची में हमारा देश भी शुमार है। वन रैंक वन पेंशन, इसका लोगों तक, सभी सेनानियों तक, रिटायर्ड और अभी जो सेवारत है, सभी तक पहुंचाकर उनके परिवारों की पहली बार चिंता करने का किसी प्रधानमंत्री ने साहस किया। जीएसटी के माध्यम से पूरे देश को एक कर के खाके के नीचे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार किया। ढेर सारे आर्थिक सुधार, रिफॉर्म, ईज ऑफ डूइंग में विश्व में तालिका में अपना नंबर ऊपर 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 जाता रहा। ढेर सारे आर्थिक सुधार किए गए। 1.5 गुना लागत से 1.5 गुना एमएसपी का स्वप्न किसान कभी देख नहीं पाता था, हमने उसको वास्तविकता में परिवर्तित किया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर हमने 70 साल से पिछड़ा वर्ग के करोड़ों लोग जो अपने आप को संवैधानिक दर्जा न मिलने से अपमानित महसूस करते थे, उनको संवैधानिक दर्जा दिया। और गरीब सवर्णों को भी आजादी के बाद पहली बार नौकरी एवं शिक्षा दोनों जगह पे 10% आरक्षण देने का काम किया। और इस सब का असर ये आया कि पहली बार पूर्ण बहुमत की दूसरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ज्यादा सीटों के साथ बनी। और ये जनता का आशीर्वाद लेकर मोदी जी ने 2019 में 31 मई को दूसरी पारी शुरू की। आज इसका 1 साल समाप्त हो चुका है। दूसरी पारी शुरू होते ही जो गरीब कल्याण का, अंत्योदय का एक यज्ञ नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, इसके अंदर नए जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण कर एक और चीज जोड़ी। घर दिया था, बिजली दी थी, शौचालय दिया था, गैस दिया था, उनको बैंक अकाउंट दिया था। और अब जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण कर जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के 25 करोड़ घरों के अंदर शुद्ध पीने का पानी पाइप से देने की योजना लेकर आए हैं। राहुल जी, अकेली योजना अपने आप में 1 साल की उपलब्धि के लिए बहुत बड़ी बात है। शायद दुनिया का कोई देश, कोई नेता इतना बड़ा साहस नहीं कर सकता। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9.5 करोड़ किसानों को अब तक उनके खाते में सीधा 72,000 करोड़ रुपया हमने भेज दिए। राहुल जी जब प्रचार में निकले थे तो कहते थे किसानों के ऋण माफ करो। मैं उनको पूछना चाहता हूं, 10 साल आपकी सरकार रही, 10 साल में 3.5 करोड़ किसानों का 60,000 करोड़ माफ किया था आपने? हमने 9.5 करोड़ किसानों के खाते में अब तक 72,000 करोड़ रुपया डाल दिया है और ये 5 साल तक चलने वाला है। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन की सुविधा करी, ये पहली बार की गई है। व्यापारी कल्याण बोर्ड का निर्णय कर हर व्यापारी को अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का एक रास्ता हमने प्रशस्त किया। दशकों से तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मांग बहुत सारी कमेटियों ने भी करी, बहुत सारे एक्सपर्ट भी कहते थे। और दुनिया भर की रक्षा की अलग अलग रणनीतियों का अभ्यास करते हैं तो सीडीएस बहुत महत्वपूर्ण था। भारत जैसे बहु सीमावर्ती देश के लिए वहां पर सीडीएस पद का नरसिप सृजन किया और सीडीएस को हमने लागू भी कर दिया। आज सीडीएस अपना काम कर रहे हैं। आरसेप सालों से, कांग्रेस के समय से आरसेप के अंदर ज्वाइन होने की चर्चा चलती थी, मगर जब आरसेप का असली मसौदा सामने आया और इस पर विचार किया गया कि इससे ना किसानों का भला होने वाला है, ना एमएसएमई का भला होने वाला है, ना छोटे दुकानदारों का भला होने वाला है, ना भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भला होना है। एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए, राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय कराते हुए आरसेप को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। हम नहीं ज्वाइन हुए और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा फैसला था।
6 एम्स नए बनाए गए, 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए, 5000 MBBS की सीटें बढ़ाई गई, 1000 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों की सीटें बढ़ाई गई। आदिवासी बच्चों के लिए 450 से ज़्यादा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को बनाने का काम किया गया और मछुआरों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने का काम भी किया गया। और ढेर सारे ऐसे फैसले हुए राहुल जी जिसकी देश की जनता 70 साल से राह देखती थी। देश की जनता मानती थी, मांगती थी कि धारा 370 और 35 को निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि जब तक धारा 370 और 35 है, कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव परमानेंट कभी हो नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 और 35 को निरस्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया। 35 से हटने से पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, छम वैली के निवासी, गोरखा सफाई कर्मचारी, महिलाओं, कश्मीरी महिलाओं को अब पूर्ण नागरिकता का अधिकार मिल गया है। इसके साथ हमने CAA भी लाया। उत्पीड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन नागरिक जो हमारे सीमावर्ती राष्ट्रों से आते हैं, उत्पीड़न के मारे आते हैं, उनको नागरिकता 60 साल से देने का कोई प्रावधान नहीं था। आज हमने उनको सम्मान देने का निर्णय किया। श्री राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद राम जन्मभूमि निर्माण के लिए ट्रस्ट की रचना की गई और उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। जो प्रश्न अंग्रेजों के समय से लटकता था, उसका भी निराकरण यही एक साल में आया। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती में करतारपुर साहिब कॉरिडोर की शुरुआत की। करोड़ों करोड़ों हिंदू और सिखों को करतारपुर साहिब में जाकर नानक देव जी की सेवा में मत्था टेकने के लिए एक व्यवस्था भारत सरकार ने बनाई। आर्म्स एक्ट के अंदर, SPG एक्ट के अंदर सुधार हुआ और CRPC, IPC की सुधार की प्रक्रिया भी शुरू करी। ढेर सारे काम 1 वर्ष के अंदर हुए हैं। इसके साथ आज ही देश दूसरे वर्ष की पहली कैबिनेट में आज बहुत सारी घोषणाएं हुई है। देश के किसान, देश के लघु और मध्यम उद्योग, रेहड़ी पटरी वालों के कल्याण के लिए बहुत सारे निर्णय लिए हैं। 14 फसलों पर 50 से 83% मुनाफा मिले, इस प्रकार की मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हमने तय किया है। कृषि के 3 लाख तक के सभी कर्ज को भुगतान की तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है। किसानों का 3 लाख तक के लोन पर का ब्याज में 2% की छूट दी गई है। किसानों को 28,000 करोड़ की सब्सिडी की घोषणा की है। PM स्वनिधि योजना से फुटपाथ और रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का कर्ज देने का हमने प्रावधान करा है। MSME के लिए 50,000 करोड़ की इक्विटी का प्रस्ताव पहली बार कोई सरकार लेकर आई है और MSME के लिए 4,000 करोड़ का डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड भी आज निर्माण करने का देश की कैबिनेट ने फैसला किया है। मैं बताना चाहता हूं राहुल जी, और सबसे बड़ी उपलब्धि 1 साल की, कोविड के सामने हम सफलतापूर्वक लड़ाई लड़े हैं और आज पूरी दुनिया कहती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोविड के खिलाफ एक सफल लड़ाई लड़ी है। सभी राज्य सरकारों को साथ में रखकर संघीय ढांचों को मजबूत करते हुए नरेंद्र भाई ने देश की जनता को कोविड के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। अब तक महामारियों में, अब तक कुदरती आपदाओं में सिर्फ सरकारें लड़ाई लड़ती थी। पहली बार है कि सरकार और देश के प्रधानमंत्री के साथ 130 करोड़ की जनता कंधे से कंधा मिलाकर ये महामारी के खिलाफ लड़ रही है। मैं मानता हूं ये मोदी जी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी उपलब्धि है। अमित शाह जी, आपने बहुत विस्तार से बखूबी आपने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। करीब आपने मेरे पहले 2-3 सवालों का जवाब पहले ही उसमें दे दिया। तो मैं सीधा कोरोना पे जाना चाहूँगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी महामारी है जिसका कि हम लोग, जिससे पूरा देश जूझ रहा है। अनलॉक वन से क्या उम्मीद करी जा सके? अगर देखा जाए तो अभी भी जो है कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बड़े बड़े शहरों में, काफ़ी सारे प्रदेशों में ये तेज़ी से बढ़ रहा है। मृतकों की संख्या ऊपर हो रही है
और हम अनलॉक 1 की बात कर रहे हैं, तो इस अनलॉक 1 से सरकार से जनता क्या अपेक्षा रखे? देखिए, ऐसे आइसोलेशन में मुझे लगता है मैं जवाब दूंगा तो जनता को समझने के लिए थोड़ी तकलीफ आएगी। मैं आपको कोरोना के खिलाफ मोदी जी के नेतृत्व में जो रणनीति बनी और भाजपा सरकार लड़ी, इसके लिए थोड़ा डिटेल बात करना चाहता हूं। मोदी जी ने सबसे पहले जनता कर्फ्यू, घंटी बजाओ, दिया जलाओ और कोरोना वॉरियर का सम्मान कर कर देश की जनता को एक साथ जोड़ने का काम किया और पूरा देश एक राष्ट्र, एक जन, एक मन के सूत्र के हिसाब से कोरोना के खिलाफ लड़ा है। सभी राज्य सरकार इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी है। और इसका परिणाम क्या निकला है? इसका परिणाम ये निकला है कि तुलनात्मक दृष्टि से विश्व के आंकड़ों को हम देखें तो हम काफी अच्छी स्थिति में हैं। मैं ये नहीं कहता हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं ये नहीं कहना चाहता हमारे यहाँ महामारी फैली नहीं है, हमारे यहाँ भी महामारी आई है, ये कुदरती आपदा है, परंतु विश्व के सापेक्ष में उसको देखना पड़ेगा, कंपेरेटिवली इसको देखना पड़ेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रति लाख आबादी भारत में 12.6 लोग कोरोना से प्रभावित है और विश्व की औसत, राहुल जी, 77.6 लोग हैं विश्व की औसत, इससे बहुत कम है। अमेरिका में प्रति लाख आबादी 542 लोग हैं, जर्मनी में प्रति लाख आबादी 217 लोग हैं और ब्राजील में प्रति लाख आबादी 195 लोग हैं। ये आंकड़े बताते हैं कहां 542 और कहां 1206, कहां 195, कहां 12.6, कहां 217, कहां 12.6। ये सारे विकसित देशों की तुलना में भी हम बहुत अच्छे से इसको कंटेन कर पाए हैं। ये वास्तविकता है और ये आंकड़े पूरे देश के पंडित स्वीकार करते हैं। देश में रिकवरी की दर 25 मार्च को 7.10% थी, अब रिकवरी की दर बढ़कर 42.7% हो गई। मैं कल के आंकड़े दे रहा हूं। फैटेलिटी रेट, मृत्यु का दर भारत का 2.8% है, विश्व का एवरेज 6.15% है और प्रति लाख जनसंख्या मृत्यु अमेरिका में 31.6 है, ब्राजील में 12.1 है, जर्मनी में 10.2 है, वैश्विक औसत 4.7 है और भारत 0.4 पर खड़ा है। ये बताता है कि हमने कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी है और ये सफलता तब मिली है जब मोदी जी ने सभी राज्य सरकारों को साथ में लिया, 130 करोड़ लोगों को साथ में लिया और हम आगे बढ़े। आप जब अनलॉक 1 की बात कर रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब सारे जिलों के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक ठाक कर ली गई है। वहां होमगार्ड से लेकर पुलिस से लेकर पंचायत के कर्मचारियों की ट्रेनिंग हो चुकी है और वहां स्वास्थ्य कर्मियों की भी ट्रेनिंग हो चुकी है, सारे प्रोटोकॉल्स तय हो चुके हैं, तब जाकर अनलॉक 1 में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जब तक इसका टीका या दवाई नहीं मिल सकती, ढूंढी नहीं जाती, तब तक ये महामारी के साथ जीने का पूरी दुनिया ने आदत डालनी पड़ेगी, भारत ने भी डालनी पड़ेगी। परंतु लॉकडाउन पीरियड का उपयोग करते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के बाद अनलॉक 1 की दिशा में गए हैं। मुझे भरोसा है अनलॉक 1 के साथ मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, इसके साथ भारत पोस्ट कोविड दुनिया के अंदर अपना स्थान और दैदीप्यमान जगह पर ले जाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। अमित शाह जी, एक चित्र जो इस पूरी महामारी में भारत से उभर कर आया है वो है माइग्रेंट लेबर का, प्रवासी मजदूर का। जगह जगह पर देखा गया है कि प्रवासी मजदूर जो है वो अपने घर से निकल पड़े हैं, बड़े शहरों को छोड़कर अपने गाँव की ओर जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और उनको बड़ी संकटों की जो है समस्या से निपटना पड़ा है। क्या आपको लगता है कि सरकार ने जब ये लॉकडाउन अनाउंस किया था तो कुछ जल्दीबाजी कर दी? कुछ दिन अगर रुक जाते, थोड़ा माइग्रेंट लेबर की भी बात सोचते, उनको पहले गांव भेज देते और उसके बाद लॉकडाउन लगाते, तो क्या वो ज़्यादा ठीक रहता?
देखिए, ऐसा कहना उचित नहीं है। अगर पहले इनको भेजने की व्यवस्था करते तो स्टैम्पेड होने की पूरी संभावनाएं थी। गांवों में अभी स्वास्थ्य सेवाएं तैयार भी नहीं हुई थी, राज्य भी उनको लेने के लिए तैयार नहीं हुए थे। उस वक्त हमारी क्वारंटाइन करने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी और टेस्टिंग व्यवस्था भी अभी बन रही थी हमारे देश की, और ये सारा 2 महीने के अंदर हमने तैयार किया। और मैं जहां तक प्रवासी मजदूरों का सवाल है आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन से लॉकडाउन आया राज्य सरकारों ने कैंप लगाए हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था करी है और केंद्र सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया एसडीआरएफ फंड के तहत, एनडीआरएफ फंड के तहत राज्यों को दिया है, जिसके माध्यम से कलेक्टर एक कैंप लगाकर सभी प्रवासी मजदूरों को भोजन करा सकें। और 1 मई से हमने ट्रेनें भी शुरू कर दी। उसके पहले 20 अप्रैल से बस सेवा शुरू करी और बस सेवा के माध्यम से लगभग 41 लाख श्रमिक आसपास के राज्यों में भेजे। जैसे गुजरात से राजस्थान जाना है, महाराष्ट्र से गुजरात जाना है, आंध्र से तेलंगाना जाना है, तेलंगाना से केरल जाना है, कर्नाटक से केरल जाना है। इस प्रकार के नजदीक के राज्यों के अंदर जो श्रमिक प्रवासी मजदूर जाना चाहते थे, उनको बसों के माध्यम से लगभग 41 लाख लोगों को पहुंचाया गया और सारे के सारे श्रमिक 41 लाख श्रमिक सरकारी खर्चे से पहुंचे हैं। 1 मई से श्रमिक ट्रेन चालू कर दी गई। लगभग 4,100 से ज्यादा श्रमिक ट्रेन अब तक चल चुकी है और 55 लाख 55 लाख श्रमिक मजदूर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे हैं। मैं स्वीकार करता हूं कई लोगों को तकलीफ पड़ी है, उनके लिए हमारी भी संवेदना है, देश के प्रधानमंत्री की भी संवेदना है, सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी द्रवित, परंतु ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं हुई है। कुछ लोग धैर्य खो बैठे और रोड पर चलना शुरू कर दिए। तब भी हम मूक दर्शक नहीं बने, हमने रोड पर बसें चलाई और बसों के माध्यम से लाइन पर के किसी रेलवे स्टेशन पर उनको पहुंचाया गया और रेलवे से उनके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था करी गई। फिर भी कई लोग रोड पर गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो लोग सरकारी व्यवस्था से ट्रेनों के माध्यम से गए, इनके किराए का भी मुद्दा उठाया जाता है। मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से, सबका किराया राज्य सरकारों ने उठाया है 15%, खर्चे का 85% रेलवे ने उठाया है, भारत सरकार ने उठाया है। सबको रेलवे ने लगभग 1.25 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दिया है, 2.5 करोड़ पानी की बोतल वितरित की गई है। उनके गृह राज्य के अंदर पहुंचने के बाद उनको बसों में बिठाकर क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंचाया गया और मुझे लगता है कि क्वारंटाइन करने के बाद उनको भी लगा कि नहीं, ये व्यवस्था ठीक है। सबको वहां राज्य सरकार के खर्चे से भोजन कराया गया और उनको घर पर पहुंचाने की व्यवस्था की। साथ में टिकट प्लस 500 रुपया, कोई राज्यों ने 2,000 रुपया, कोई राज्यों ने 1,000 रुपया, कुछ राज्यों ने, यूपी जैसे राज्य ने साथ में किट भी देने का काम किया और ये सारी योजना सुचारू रूप से चले, इसके लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं और इसी का नतीजा है कि 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर आज अपने अपने घर पर पहुंचे हैं और ढेर सारे लोगों ने अपना क्वारंटाइन पीरियड भी समाप्त कर घर पे परिवार के साथ रहना भी शुरू कर दिया है। हाँ, परंतु राहुल जी, ये बात आपकी सही है, कुछ ऐसे दृश्य हुए जो नहीं होते तो ज्यादा अच्छा था। कई राज्यों ने रिक्शाएं करी माइक वाली और उनकी बस्तियों में घुमाया कि कोई जल्दबाजी न करे, परंतु फिर भी कुछ लोग रोड पर निकल गए हैं और ऐसे दृश्य बने हैं। 5-6 दिन तक ये चला। उसके बाद हमने जो व्यवस्था करी वो लोग समझने लगे और स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था से ही जाने लगे। आज ऐसी स्थिति है कि जाने वालों की भीड़ बहुत कम है। धीरे धीरे ट्रेनें भी, आज तो शायद 70 या 80 ट्रेनों की ही डिमांड राज्यों से मिली है। आज भी केंद्र सरकार ट्रेन देने के लिए तैयार है, मगर अब ट्रेनों की डिमांड कम हुई। तो प्रवासी मजदूरों के लिए ढेर सारी चीजें हमने करी है, मगर कुछ लोग जिनको नुक्से ही निकालना है उनको तो क्या कह सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने कुछ हो सकता।
अमित शाह जी, राहुल गांधी जी ने कुछ जी बताइए। बड़े इकोनॉमिस्ट से सलाह की है, बातचीत की है, रघुराम राजन जी से बातचीत की है, उन्होंने अभिजीत बैनर्जी से बात करके ये कहा कि ये पैसा जो है माइग्रेंट लेबर को सीधा देना चाहिए था। तो कोई स्पेशल पैकेज सरकार सोच रही है प्रवासी मजदूरों के लिए आने वाले समय? नहीं, मैं आपको बताता हूं, हमने देखिए राहुल जी एक उनकी योजना लेकर घूम रहे, 7,500 रुपया हर एक के बैंक अकाउंट में डाल दो। चुनाव में भी उन्होंने न्याय नाम से योजना घुमाई थी, मगर देश की जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो जानते नहीं है कि योजना रिजेक्ट हो चुकी है और 1 साल हो गया, फिर भी कैसेट वहीं बज रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुल 41 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने सीधा डीबीटी के माध्यम से इनके बैंक अकाउंट में पहुंचा है। जनधन योजना में जिनके अकाउंट है, ऐसे 20 करोड़ अकाउंट को 20,000 करोड़ रुपया पहुंचा है और 500 रुपया पहुंचने वाला है, तो और 10,000 करोड़ पहुंचेगा। वरिष्ठ नागरिक, विधवा बहनें और दिव्यांगजनों के लिए 3 करोड़ नागरिकों के लिए 2814 करोड़ गए हैं। 8.2 करोड़ किसानों को 16,394 करोड़ रुपया भेजा है। भवन निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले श्रमिकों को 4,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में गया है। और उज्ज्वला योजना के तहत 7.5 करोड़ मुफ्त सिलेंडर लाभार्थियों को पहुंचाया है। आप सिलेंडर की कॉस्ट गिन लीजिए तो 1,600 रुपया हर एक के वहां गया है और एक सिलेंडर अभी जाने वाला है। और 36 प्रदेशों में 98 लाख मैट्रिक टन गेहूं और चावल हमने बांटने का काम किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अरहर दाल लगभग 4.5 लाख मैट्रिक टन अरहर दाल सभी राज्यों में भेजी है और लगभग 2 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा वितरण भी हो चुका है। ये नकद सहाय नहीं है तो क्या है? ये नकद सहाय ही है। मगर राहुल जी, कुछ लोग वक्र दृष्टा होते हैं, जिनकी दृष्टि ही वक्र है तो चीज कभी सीधी नहीं दिखाई पड़ेगी उनको। और वक्र दृष्टा लोगों को देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है, ना गंभीरता से उनको लेती है, ना उनके कहे में आती है। पर अमित शाह जी, एक बात आपको माननी पड़ेगी, इस महामारी के कारण मैं जरा प्रवासी मजदूर से आगे बढ़ता हूँ। इसके कारण जो अर्थव्यवस्था में जो एक झटका लगा है, जो एक सेटबैक आया है, उससे लाखों लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों की सैलरी कट हुए हैं। तो ये अगर आप लोग जब सरकार में आए थे 6 साल पहले, तो हम लोग का जीडीपी 8% प्रतिशत से ग्रो कर रहा था। आज जो है, आप किसी का भी आंकड़े ले लें, नोम्यूरा के ले लीजिए, गोल्डमैन सैक्स के ले लीजिए, अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी ले लें, तो सब कह रहे हैं कि -5% जीडीपी जो है साल भर में देखने को मिलेगा। तो ये इसको हम कैसे संभालेंगे? जो महामारी का जो इकोनॉमी पर इतना बड़ा झटका है, इसको हम कैसे संभालेंगे? देखिए राहुल जी, मैं आपको एक अलग दृष्टि से एक सवाल पूछना चाहता हूं। दुनिया में आप ऐसा कोई देश निकाल सकते हैं जिसके अर्थतंत्र पर असर नहीं पड़ेगी? ये वैश्विक महामारी है, दुनिया भर के अर्थतंत्र पर असर पड़ने वाली है, भारत के अर्थतंत्र पर भी असर पड़ेगी। तो क्या करें हम? रोना रोए इसका या इसके खिलाफ लड़े? मोदी जी ने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया है और हिम्मत के साथ देश की जनता का आह्वान किया है कि अर्थतंत्र को भी हम गति देंगे। ढेर सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है और मुझे भरोसा है देश की युवा शक्ति, श्रम शक्ति, संकल्प शक्ति और मोदी जी के नेतृत्व की ताकत पर कि ये देश आत्मविश्वास से भरपूर जगमग होकर आत्मनिर्भर बनकर ये चतुसूत्री आत्मनिर्भरता को हम वास्तविकता में बदल कर रहेंगे। और आप देखिएगा कि पोस्ट कोविड दुनिया के अंदर भारत का स्थान प्री कोविड दुनिया में जो था इससे और अच्छा बनेगा, इसका मुझे तो कम से कम भरोसा है। जो नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं, जो लोग वक्रदृष्टा है, उनके लिए रोना रोना एक विषय हो सकता है, मगर मोदी जी इस आपदा को भी अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है और मुझे भरोसा है मेरे नेता पर, उनके नेतृत्व में, उनको बताए हुए रास्ते पर ये देश आगे बढ़ेगा। अमित शाह जी, थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत पर जो प्रधानमंत्री ने जो बात की है उस पर जरा आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। जो बात हो रही है वोकल फॉर लोकल, तो
तो इसको आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग आइसोलेशनिस्ट होते जा रहे हैं, इंडिया वर्ल्ड से डीकपल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में बने सामान उसी को आप कंज्यूम करें, उसी को लें। और कहीं जो हमने 1991 में एक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी चालू की थी जिससे इंडिया को हम देश के संग जोड़ना चाह रहे थे, ग्लोबलाइजेशन की एक बात थी, कहीं इससे हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं? इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, जरा भी पीछे नहीं जाएंगे। 130 करोड़ की आबादी हमारी शक्ति है। क्या हमारे अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए? मैं तो अपील करना चाहता हूं हर भारतीय को कि एक निश्चय कर लीजिए कि हर भारतीय भारत में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करेगा। कहीं पर भी इससे भारत में निवेश कम होने की संभावना नहीं है, निवेश बढ़ेगा। और ये हमारा अधिकार है भी। 130 करोड़ की जनता अगर तय करती है कि आज से हम विदेशी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, तो मैं मानता हूं कि भारत की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा जंप मिलने वाला है और भारत के अंदर उत्पादन का सबसे बड़ा हब दुनिया में भारत बनेगा। और मुझे भरोसा है कि इससे हमारी इकोनॉमी कभी भी वीक नहीं हो सकती, ना हम आइसोलेशन में आ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को भारत के 130 करोड़ के मार्केट की जरूरत है। हम अपने 130 करोड़ जनता के मार्केट की जो क्षमता है, इसकी ताकत है, इसको एक बार पहचान लेते हैं और भारत को अगर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाते हैं तो मुझे भरोसा है कि हमारे अर्थतंत्र को एक नई गति मिलेगी। देखिए, निराशा से जीने वाले लोगों के लिए कभी रास्ते नहीं मिलते हैं। आशा से, मेहनत से और रणनीति बनाकर जो लोग अपना रास्ता प्रशस्त करते हैं, ईश्वर भी उनके साथ रहता है, दुनिया भी उनके साथ रहती है। अमित जी, हमारे वहाँ अगर देखा जाए हमारे देश में, तो तमाम चीज़ें हैं जो मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन श्रीलंका से आती है। कपड़े हों, खिलौने हों, तमाम चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, उनके पार्ट्स भी चाइना से आते हैं। तो कहीं ये हमारा निशाना चाइना पर तो नहीं है? देखिए, हम कह रहे हैं कि भारत में बनी हुई चीजों का उपयोग करें, और मुझे लगता है हमारा अधिकार है। कम से कम राहुल इतना कह दे कि मैं करूंगा, तो एक व्यक्ति तो जुड़ जाएगा आंदोलन से। ढेर सारे लोग जुड़े हैं, आप जुड़ जाइए आज से, ऐसा मैं आपको अपील करना चाहता हूं। ये जो हमारा पैकेज है, ये पैकेज के अंदर 1,70,000 करोड़ का त्वरित लाभ भी दिया है। उनको एक कोविड महामारी के कारण जो नुकसान हुआ है, हमारे छोटे उद्यमी हैं, ट्रेडर्स हैं, किसान हैं, श्रमिक मजदूर है, इनको बैठा करने के लिए भी व्यवस्था है। इनके वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था की है, जिसकी गारंटी भारत सरकार ने ली है। आज पहली बार एमएसएमई के वर्किंग कैपिटल की गारंटी भारत सरकार ने ली है। और डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है, एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। और तीसरा जो रिफॉर्म्स करे हैं, ये रिफॉर्म्स से हम लॉन्ग टर्म हमारे भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की एक नींव डालने का काम करेंगे। मैं मानता हूं कि मोदी जी की इस रणनीति को, जिन्होंने 6 दशकों तक अपने परिवार के लिए ही सोचा है और सत्ता का सुख ही सिर्फ भोगा है, वो परिवार ये रणनीति को नहीं समझ सकता, क्योंकि इनके पास बहुत मौके देश की जनता ने दिए। देश वहां का वहां रहेगा, परिवार मजबूत होता गया। अब समय आया है, नेतृत्व ऐसा आया है जो देश को मजबूत करना चाहता है और देश की जनता इसके साथ है। अमित शाह जी, मैं जरा चाइना की ओर मुड़ता हूँ। चाइना से जो हम लोगों को जो मैसेज आ रहा है वो थोड़ा गंभीर दिखाई देता है। चाइना ने अभी जो हाल में हांगकांग के संग और ताइवान के संग भी करने की कोशिश की है, उससे उनका इंटेंट साफ नज़र आता है। भारत में आप इस प्रॉब्लम को कितनी गंभीरता से देखते हैं? क्या चाइना सच में एक घुसपैठी की तरह अंदर घुस आया है? और लाइन ऑफ LAC की जो बात है, उसमें आपको कितनी गंभीरता से इस इशू को आप ले रहे हैं? देखिए, LAC की सवाल को कोई राष्ट्र, कोई सार्वभौम राष्ट्र हल्के से नहीं ले सकता। अभी सेना के स्तर पर और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत चालू है, मगर मैं एक बात आपको कह देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार हमारी सीमाओं
और हमारे सार्वभौमत्व के साथ एक किंचित मात्र भी समझौता नहीं करेगी। हम इसके रक्षा के लिए अडिग खड़े रहेंगे। क्या आप चाइना से आप डिसअपॉइंटेड हैं? क्योंकि चाइना से बातचीत पिछले कुछ सालों से चल रही है। 2 बार प्रधानमंत्री मोदी जी की भी बात हो चुकी है। मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रही है। फिर इस तरह का उनका रवैया क्यों? देखिए, मैंने कहा ना, अभी डिप्लोमेटिक स्तर पर और सेना के स्तर पर, दोनों स्तर पर बातचीत हो रही, मगर किसी से हमें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। हमारी नीति अफर है, अडिग है कि हमारी सीमाओं का ना कोई उल्लंघन कर सकता है, ना हमारे सार्वभौमत्व पर कोई सवालिया निशान लगा सकता है। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और डिसअपॉइंटमेंट तो तब होता है जब विफलता मिलती है। विफलता मिलने की कोई संभावना नहीं। मैं पाकिस्तान की ओर भी जरा सा देखना चाहूँगा। इमरान खान के ट्वीट इधर बीच जो आए हैं, हिंदुत्व सुप्रीमेसिस्ट मोदी बोला है, और बोला है कि पाकिस्तान इज थ्रेटेंड विथ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इस बात को आप कैसे देखते हैं? और आप ये कैसे देखते हैं कि नेपाल, चाइना और पाकिस्तान तीनों ही इस वक्त भारत के विरोध में है? देखिए, अभी सब अपने अपने यहाँ कोरोना के संकट में हैं, मगर आप एक बात मैंने आगे जो कहा वो समझ लीजिए। हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए ये सरकार कृतनिश्चयी है। और जहां तक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सवाल है, हमने कभी किसी की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है। मगर किसी ने हमारी सीमाओं का सम्मान नहीं किया, हमारी सेनाओं का सम्मान नहीं किया, तो उसको सबक सिखाने से भी हम पीछे नहीं हटे हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो। ये हमारा रिकॉर्ड दुनिया के सामने अब प्रस्थापित हो चुका है और हमारी रक्षा नीति भी अब व्याख्यायित हो चुकी है। कोरोना के मामले में अमित जी, पॉलिटिकल गर्मी भी बहुत है। ये पॉलिटिकल मुद्दा भी अपने आप में बन चुका है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये कोरोना वायरस के स्प्रेड में आप तबलीगी जमात का कितना बड़ा हाथ मानते हैं? और मौलाना साद कहाँ हैं, ये कहाँ हैं और इनको हम लोग ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, मैं अब कहता हूं, अभी हमारी प्रायोरिटी कोरोना के खिलाफ लड़ाई है। और जिन्होंने भी कानून को तोड़ा है, जिन्होंने भी देश के नियमों को तोड़ा है, वो किसी को हम बख्शेंगे नहीं। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि जहां तक पूरे देश की नज़र कोरोना पे थी, आप बहुत बड़ा एक रोल उस पर आप अदा कर रहे हैं। आप MHA पूरा एक नज़र रखे हुए है पूरे देश में। इसके बीच में भी आप मौका नहीं चुके और मध्य प्रदेश में आपने जो है सरकार बदल दी। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कू आपने कैसे किया? मैंने नहीं किया है। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के प्रति श्रद्धा कम होने के कारण कू हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? इसको बचाने की जिम्मेदारी सोनिया जी और राहुल जी की है। उनके यहां से इनके इतने बड़े नेता नाराज होकर इस्तीफे देकर निकल गए, इतना बड़ा ग्रुप निकल गया और किसी ने दल बदल नहीं करा है। सबने इस्तीफे दिए हैं और बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए। अब मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी इनका फैसला सही था या गलत था। मगर मैं स्पष्ट कर दूं, ये लॉकडाउन होने के पहले हुआ है। महाराष्ट्र में भी इस तरह की बातें चलती रहती हैं कि किसी न किसी दिन इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की जो है एक ऑपोजिशन का हरदम वो रहा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना अटैक काफ़ी बढ़ाया इधर बीच। कोरोना में महाराष्ट्र, आपको पता है, आंकड़े काफ़ी जैसा दिखा रहे हैं, एक काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो क्या आपको लगता है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का NCP से वापस बातचीत शुरू हो सकती है? वहाँ पे भी कुछ इस तरह की एक प्रतिक्रिया बन सकती है? आपने कहा जनता की बात, आपने कही कि जनता अगर नाखुश हो तो सत्ता। जी राहुल जी, आप एक इतने अनुभवी जर्नलिस्ट है, मुझे एक बात बताइए,
जब तक ये 3 घटक दल है महाराष्ट्र सरकार के अपने आप में और एक दूसरे के प्रति इनका भरोसा अक्षुण्ण है, सरकार कैसे टूट सकती है? और उनका भरोसा हम तो तोड़ नहीं सकते। जो सरकार में बैठे हैं वही अगर सरकार से नाराज होकर बाहर निकलेंगे तो क्या हो सकता है? कोई नहीं बचा सकता। हमने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि कहीं पर भी अस्थिरता आए, और विशेषकर तब जब कोरोना की लड़ाई चल रही है। नारायण राणे जी ने भी बीच में बात प्रेसिडेंट्स रूल की थी, तो इससे इस बात को और गर्मी मिल गई। नहीं, वो बयान तो दे ही सकते हैं, वो सांसद हैं, तो बयान देने में उनको कौन रोक सकता है? उनका भी वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। मगर केंद्र सरकार हर मोर्चे पर महाराष्ट्र सरकार के साथ खड़ी रही है कोविड की लड़ाई में। मैं आता हूं वेस्ट बंगाल की ओर। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी पिछले काफ़ी महीनों देखा गया है कि वो कोई भी केंद्र पर एक अटैक करने में चूकती नहीं है। आपके ऊपर तो खास करके ये तक कहा है कि अमित शाह जी खुद ही क्यों नहीं बंगाल की सरकार चला लेते हैं। एक तानाशाही का माहौल बना हुआ है और जो है जो चाहते हैं बिना किसी से पूछे करते हैं। राहुल जी राहुल मुझे सुन लो, पहले एक बात का जवाब दे दूं। मैं तो नहीं चला सकता। जी मैं सांसद हूं, बंगाल में जाकर मैं सरकार नहीं चला सकता, मगर इनकी इच्छा भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार चलाए वो बंगाल की जनता बहुत जल्द पूरी करने वाली है। चुनाव होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जिस प्रकार की अव्यवस्था वहां फैली है, बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, तो उन्होंने ठीक ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चला ले। उनकी मंशा बंगाल की जनता जल्दी पूरी कर दी। बीच में अभी कोरोना वायरस को लेकर भी उन्होंने कहा, जो ट्रेन जा रही थी माइग्रेंट्स को लेकर, उन्होंने कहा कि ये एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। उन्होंने कहा कि ये जो है क्या कहते हैं, कोरोना एक्सप्रेस बोला उसको। तो इस सब को आप कैसे देखते हैं? ये वेस्ट बंगाल से सेंटर की जो लड़ाई है ये बढ़ती ही जा रही है, ये दरार जो है और गहरी होती जा रही है। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। यूपी के अंदर 1200 से ज्यादा ट्रेनें गई, बिहार के अंदर लगभग 1000 ट्रेनें गई हैं, ट्रेन भी नहीं गई है। और कोई बंगाली अपने राज्य के अंदर वापस जाना चाहता है और उसको कोरोना एक्सप्रेस का नाम देना, क्या वो बंगाली का अधिकार नहीं है अपने घर वापस जाने का? मैं आपकी चैनल के माध्यम से ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है वो बंगाली नागरिक का जो कहीं तमिलनाडु में बैठा है, गुजरात में बैठा है, महाराष्ट्र में बैठा है, वो अपने परिवार के साथ इस संकट के समय रहना चाहता है, तो उनको वापस न भेजे केंद्र सरकार? और सब राज्यों ने अपने अपने प्रवासी मजदूरों को लिया है, सिर्फ बंगाल में नहीं गए, सबसे कम बंगाल ने लिया है। आज भी ट्रेनें नहीं ले रही। और मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता ये वाक्य को चुनाव में ढंग से याद रखेगी कि जो बंगाली आ रहे हैं उनको आपने कोरोना एक्सप्रेस का नाम दिया है। अमित शाह जी, थोड़ा बात आपके, मैं गृह मंत्री होने के उस पर बात करना चाहूँगा। हम लोगों ने आपसे बहुत सालों बात किया है एक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की तरह। जब इस सरकार की दूसरी पारी शुरुआत हुई थी तो आपने धुरंधर बल्लेबाजी की। शुरू में आप छाए हुए थे, आप चारों तरफ आप कश्मीर का मुद्दा लेके आए, ट्रिपल तलाक हुआ, राम मंदिर का फैसला आया, सीएए, तमाम ये सब चीज़ें हुई। मैं कश्मीर पर ज़रा सा आपसे पहला सवाल करना चाहता हूँ। क्या आपको संतोष है कश्मीर में जो हुआ, जो आप चाह रहे थे वो कर पाए? आज भी मैं देख रहा था कि टीआरएफ टेरर ग्रुप ने कहा है कि वो आउटसाइडर्स को वहाँ पर एकदम जो है आने नहीं देंगे। और मुझे ये भी याद है कि मुझे आपने एक बार झारखंड का जब चुनाव चल रहा था तब मैं आपसे मिलने आया था वहाँ पे, तो आपने मुझसे कहा था जिसको जाकर वहाँ रहना है जाके हर कश्मीरी आराम से रह सकता है, और ये मेरा वादा है और मेरा दावा है कि उसको कुछ नहीं होगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आज कश्मीर की हालत कैसी है? कश्मीर की हालत एकदम ठीक है। 2014 से लेकर 2020 तक और 370 निरस्त करने के बाद भी आतंकवाद के आंकड़े देखिए, 90 से आज तक सबसे कम आतंकवाद के आंकड़े हैं।
और इसके पहले भी श्री राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे, कश्मीर के अंदर भारत सरकार ने अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आतंकवाद को कंट्रोल में लिया था, और आज भी है। मैं कश्मीर की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि उग्रवाद से, आतंकवाद से कश्मीरी बच्चों को मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ही कर सकती है। अमित शाह जी, सीएए पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सीएए लाने के बाद तमाम प्रोटेस्ट हुए, देश भर में प्रोटेस्ट हुए, दिल्ली में तो बहुत बड़े दंगे भी हुए, काफ़ी लोग मारे भी गए। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार की तरफ से कोई कमी रह गई कम्युनिकेट करने में कि आप क्या करना चाह रहे थे, या आप इसको कोई साजिश के उस पर देखते हैं कि कोई एक साजिश थी कि इसको डिरेल किया जाए? देखिए, इसको जानबूझकर लोगों के बीच में भ्रांति पैदा कर दी गई कि सीएए से इस देश के मुसलमानों की नागरिकता जाने वाली है। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि सीएए के अंदर एक भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जो किसी की भी नागरिकता ले ले। मैंने जब राज्यसभा में भाषण किया तो कपिल सिब्बल, श्री आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद ने भी इसको स्वीकार किया कि हम नहीं कहते नागरिकता जाएगी। तो फिर भाई आपकी पार्टी की अध्यक्षा रामलीला मैदान में क्यों ऐसा बोल रही है कि आपके अस्तित्व की लड़ाई है, रोड पर आ जाइए? क्यों लोगों को उकसा रहे हो भाई काम का? मगर ये लंबा नहीं चलता है। हमने भी कम्युनिकेशन किया है, हमने भी बातों को रखी है, संसद में भी इस पर कई बार चर्चा हुई है और धीरे धीरे बात नीचे तक परकोलेट हुई है कि इसको गलत तरीके से लोगों के सामने रखा गया है। दिल्ली रायट्स, दिल्ली में जो रायट्स हुए उसकी जांच की रिपोर्ट कब तक उम्मीद की जा सकती है और उसमें क्या होगा? क्या एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ जिन्होंने दंगों को भड़काया है? जरूर लिया जाएगा, कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे। हमने षड्यंत्र का भी एक एफआईआर बनाया है जिसके तहत जांच चल रही है, और मैं आपको सुनिश्चित कर देश की जनता को और दिल्ली की जनता को विशेषकर ये कहना चाहता हूं कि अब तक के सभी राइट्स में सबसे ज्यादा कठोर कदम इसी राइट्स के अंदर उठाए जाएंगे और सजाएं भी होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ किसने क्या किया है, कितना बड़ा आदमी है, वो कुछ नहीं देखा जाएगा। जिसने राइट्स करे हैं, जो राइट्स के लिए जिम्मेदार है, उनको सजा दी जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। तो आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता भी इसके घेरे में आएंगे? मैंने नेता शब्द प्रयोग नहीं किया। कोई भी बड़ा आदमी हो मगर राइट्स के लिए अगर जिम्मेदार है तो वो जरूर सजा प्राप्त करेगा। अमित शाह जी, एक सीधा सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्या आपकी सरकार एनआरसी के लिए भी कटिबद्ध है? देखिए, मैंने सीए के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि अभी सीए लेकर आए हैं, एनआरसी जब लाएंगे तब इस पर चर्चा करेंगे, और अभी सीए के लिए जो भ्रांति फैलाई गई है उसको हम ढंग से इस देश की माइनॉरिटी को बताना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि आपने पहले 6 महीने में इस सरकार के एक के बाद एक इतने सारे कदम उठाए कि शायद ये सब साथ में देखा जाए तो हो सकता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को थोड़ा सा लगा हो कि इसमें कुछ खतरा लगा हो और कम्युनिकेशन उतना अच्छा ना हो पाया हो? क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, सारे फैसले 70 साल पहले लेने जैसे थे। बहुत देर हो चुकी थी और मैं मानता हूं उचित समय पर यह निर्णय लिया गया है। अमित शाह जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी। अब वहाँ के शहरों का, मौसम का जानकारी भी हमने देनी शुरू कर दी है दूरदर्शन में, तो अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, मेरे समेत, राहुल के समेत, मतलब आपके समेत सभी लोग मानते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और जहां तक रणनीति का सवाल है राहुल जी, इस प्रकार के मसलों की रणनीति प्रेस इंटरव्यू में नहीं बताई जाती। नहीं, रणनीति मत बताइए, जानना ये चाह रहे थे कि आप
आपका कमिटमेंट मैंने कहा ना, भारत का हिस्सा है कश्मीर क्यों? जी, हमारा कमिटमेंट ही है कि ये भारत का हिस्सा है। मैंने आपको बहुत बार इंटरव्यू किया है पहले, आज काफ़ी दिनों बाद इंटरव्यू कर रहा हूँ। 1 साल आपने गृह मंत्री की तरह बिताया है। एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि अमित शाह अब थोड़ा मेलो डाउन हो गए हैं। जब आप अध्यक्ष थे तो आप ज़्यादा अग्रेसिवली जो है हर मुद्दे पर बात करते थे। आज की बातचीत से लग रहा है कि थोड़ा समझ बूझकर और संभाल के जवाब दे रहे हैं आप। ऐसी बात है कि अभी करोड़ों लोग कोरोना महामारी से दुखी है, पीड़ित है, सबको तकलीफ पड़ी है। जो ग्रसित है उसको भी पड़ी है, जो कोरोना से ग्रसित नहीं है उसको भी पड़ी है। और मैं इनकी संवेदनाओं के साथ हूं। और मैं आज आपको जो जवाब दे रहा हूं वो करोड़ों भारतवासियों की तकलीफों को मेरे जहन में रखते हुए, मेरे मन में, दिल में रखते हुए आपके साथ बात कर रहा हूं राहुल जी। और मुझे लगता है कि अगर इतनी संवेदना मुझ में नहीं है तो व्यक्ति नाते, मानव नाते मेरी भूमिका ठीक नहीं है। अमित शाह जी, आपने हमको इतना समय दिया, हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।